A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards your uniform. मेरा नाम है शुभम वाशने। तो यार हम एफकेट एग्जाम के बारे में बताने जा रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा और दुनिया का सबसे आसान एग्जाम में से एक है अगर आप इंडियन आर्म फोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो। इससे आसान एग्जाम मैं आपको बताऊं कोई नहीं है। सीडीएस अगर ये है तो एनडीए ये है, और अगर आप एफकेट देखो तो एफकेट ये है। तो अगर आप ये बात समझ रहे हो ना कि एग्जाम मुश्किल है, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप ये जानना चाहो कि इससे भी कोई आसान एग्जाम है तो वो एक लास्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिसर एंट्री। अगर आपका एफकेट निकल गया ना तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड भी निकाल लोगे। आज इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट एफकेट बहुत आसान एग्जाम है। शर्त ये कि आपको ना राइट स्ट्रैटेजी बताओ। अगर आपको राइट स्ट्रैटेजी नहीं पता तो आपका ये सपना टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो जिनका एग्जाम ना रिपीटेडली निकलता है, रिपीटेडली। मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा भी कि देखो ये देखो ऐसा हो रहा है। और ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जिनका आज तक एफकेट निकला ही नहीं है, 3 बार 4 बार 5 बार दे चुके हैं वो। सो यू नीड टू बी अ वेरी क्लियर माइंडेड पर्सन कि उसकी राइट स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आप कर गए तो मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 का जो आपका एफकेट होगा वो आपका फरवरी मंथ में होगा। क्लियर है? जरा टाइमलाइन समझते हैं जरा। तो आज से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका एफकेट आएगा फरवरी मंथ में। फरवरी मंथ के बाद आपके पास अप्रैल मंथ में आपका सीडीएस आएगा। नाउ जब ये आएगा तो इसके बीच में करीबन आपको 1.5 महीने का करीबन गैप मिलेगा सीडीएस की तैयारी करने का। तो इसका मतलब ये है कि इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको एफकेट प्लस सीडीएस दोनों की तैयारी साथ साथ करनी है। तो दोनों में जो सब्जेक्ट कॉमन है, क्या कॉमन है? दोनों में जो सब्जेक्ट कॉमन है उस पर आपको ज्यादा फोकस रखना है। अगर आप इस पर ज्यादा फोकस रखोगे तो ही आपका भला तय है। अदरवाइज आपने कहा कि मैं सीडीएस सीडीएस की तैयारी कर रहा हूं या एफकेट एफकेट की तैयारी कर रहा हूं, तो दोनों एग्जाम रह जाएंगे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ठीक है? और मैं आपको एक बात तो बता दूं, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ क्लियरिटी, अभी मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्लियरिटी दे रहा हूं, हो सकता है डिमोटिवेट भी हो जाओ। जिसका एफकेट नहीं निकलता गांठ बांध लो, उसका सीडीएस भी नहीं निकलता। बात समझ में आ रही है? तो जिसका एफकेट निकलेगा उसका ही सीडीएस निकलता है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, पर कभी मैंने उल्टा नहीं देखा कभी। ये गांठ बांध लो आप, ये आपकी जिंदगी की हकीकत है ये। आप इसको गांठ बांध लो कि एफकेट नहीं निकला, सीडीएस नहीं निकलेगा। ये मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ, ना आपको मोटिवेट कर रहा हूँ ना डीमोटिवेट कर रहा हूँ, सिर्फ असलियत बता रहा हूँ। और ये आपको बात पता होनी चाहिए ना। तैयारी के बारे में बात करें तो हमें ये बात समझना चाहिए कि ये जो एफकेट एग्जाम है ये उसी का क्लियर होगा जिसके पास मैथ्स है और मैथ्स स्ट्रांग है। क्लियर है? बिल्कुल ये एग्जाम नॉन मैथ्स वाले दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आप आर्ट्स के हो आप आर्ट्स के दे सकते हैं, आप कॉमर्स के हो कॉमर्स के दे सकते हैं, आप बायोलॉजी के हो वो भी दे सकते हैं। बट इस एग्जाम में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आपको बात समझनी पड़ेगी। तो मैथ्स वालों की ऐश है जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है, और जिनकी मैथ्स बहुत वीक है तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये सपना पूरा होगा। क्लियर है? चलो अब जरा इसका क्राइटेरिया समझ लेते हैं। देखिए, आपके पास बेसिकली 3 टाइप की नौकरी आती है इसमें। पहली होती है फ्लाइंग, कि आप फाइटर पायलट बनना चाहते हैं। ठीक है? दूसरी आती है आपके पास ग्राउंड ड्यूटी की। ठीक है? ग्राउंड ड्यूटी में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आप मोटा मोटा समझिए कि 3 टाइप की आपकी नौकरी होती है। एक होती है फ्लाइंग आपकी, एक ग्राउंड ड्यूटी होती है। ठीक है ना? और सॉरी, 3 टाइप की गलत बोल गया, 2 टाइप की होती है, एक फ्लाइंग और एक ग्राउंड ड्यूटी। ठीक है? ग्राउंड ड्यूटी में 2 टाइप की और होती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो अगर आप आर्ट, कॉमर्स और बायो के स्टूडेंट हैं तो वो किस में जाएंगे? नॉन टेक्निकल में। बट ऑफ कोर्स, ठीक है ना? नाउ अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है तो आपको ना एज जरा समझना पड़ेगा। फ्लाइंग के लिए जो एज है वो है 24 साल तक, और जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल की जो एज है वो 20 से लेके 26 साल तक। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? 2 साल का आपको इसमें एडवांटेज मिलता है। क्लियर है? अगर मान लीजिए आपके पास डीजीसीए का कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस है तो आप फ्लाइंग के लिए 26 तक अप्लाई कर सकते हो। ये आपको एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है। ठीक है ना? सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस एडवांटेज को ध्यान रख के काम करें। वैसे तो आपने जब ना के बराबर होगा इसके बाद डीजीसीए का लाइसेंस होगा, क्योंकि बहुत महंगा आता है भाई डीजीसीए का लाइसेंस, और बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। खैर चलिए अब जरा इस एग्जाम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस एग्जाम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 300, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर सकते हैं वो है 100। और आपका जो ड्यूरेशन आपको मिलेगा वो मिलेंगे 2 घंटे इस पेपर को करने के लिए। अगर आप क्वेश्चन देख के मैक्सिमम मार्क्स समझ गए हो कि कितना है, तो मतलब मिला एक क्वेश्चन पे मिलना है आपको 3 मार्क्स। आई होप ये बात समझ गए हो गया। अब इस क्वेश्चन में जब आप ये फॉर्मेट आप समझ चुके हो तो एक बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है
क्या करता है, वो नेगेटिव मार्किंग को ना इग्नोर मारता है। क्यों मारता है मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने 5 क्वेश्चन करे और उसे पांचों में तुक्का लग रहा था कि यार हो भी सकता है नहीं भी सकता, उसने तुक्का मार दिया। तो जैसे ही उसने तुक्का मारा तो वो क्या सोच रहा है, 15 मार्क्स मिलेंगे। और मान लो गलत हो भी गए तो कितने गलत होंगे भाई, एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग कितनी है, -5 की। तो -5 कटेंगे तो टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे, 15 -5 10। अरे ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन सही हुए ही नहीं उसके तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे ना। तो 0 -5 होगा, क्या हो गया, -5 मार्क्स मिले आपको फाइनली। तो भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग करोगे तो आप खो दोगे, ठीक है ना। अरे सर थोड़ा मैथ्स को ना ढंग का करो। मान लो 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 3-3 मार्क्स के हैं। तो आप एक काम करो ना, 2 क्वेश्चन कर लो। 2 के तो आपको 6 मिल गए, 2 के आपको 6 मिल गए, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि भैया 2 के 6 मिल गए, इसका मतलब 3 गलत कर दिया आपने। 3 × -1 कर रहे हो आप, तो आपको कितने मिल रहे हैं, -3। आप कह रहे हो जी 6 -3 3। अरे मेरे लाल मेरे लल्ले, एग्जाम ऐसे नहीं निकलता है कि मेरे को तो 3 नंबर मिल गए। मान लो कोई आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल फिलॉसफी, अगर आप ये समझ गए तो आपके मजे ही मजे हैं। ध्यान सुनो। पहली बात तो तुक्का कभी 100% सही नहीं होता। तो मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप 10 तुक्के मारोगे तो 5 ठीक हो जाएंगे, ये नियम तो पहली बात तो चलता ही नहीं है। या तो ऐसा होता है 10 में से एक कोई ठीक होगा, या 10 में से 0 ठीक होंगे। अगर आप तुक्के मार रहे हो, 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तुक्के के, तो या तो 0 ठीक होगा, या 10 में से एक, या बेस्ट केस में 3। इससे ज्यादा ठीक ही नहीं हो सकते, कोई तरीका ही नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम की तब आती है, बहुत ध्यान सुनना, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताई थी, मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ, मतलब आज जाके एहसास हुआ जबकि एग्जाम मैंने भी दिया है। क्या बात थी, उसने मुझे बोली थी कि बेटा सर आप एक बात समझो कि मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत इजी है, ठीक है, और वो आप गलत कर गए, तो आप गारंटी मान के चलो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि इजी क्वेश्चन गलत करने का मतलब है कि आपने अपने आप को उस रेस से बाहर कर लिया जो सब सही करेंगे। और मान लो एक क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है, जो किसी को भी नहीं आता, हो सकता है किसी एक को 100-200 में से किसी एक को आता होगा, तो आप रेस से बाहर नहीं हुए हैं, बस आपकी रैंकिंग खराब हुई है। आप टॉप में नहीं आएंगे, बस आपकी रैंकिंग खराब हुई है, पर आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो हमेशा आपको ना अपना नॉलेज अपडेट करने में ज्यादा मेहनत करनी है, रेदर देन शॉर्टकट ढूंढने में। तुक्का मार देता हूं, मुझे लग रहा था, अबे तुक्का वुक्का कुछ नहीं होता। अभी मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे। पहली बात तो ये जो पेपर आता है ये PYQ से आता है, बट अब इस पेपर का जो लेवल है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और इसमें ना कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के भी क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको, पर कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चन है वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं एज कंपेयर टू जो करंट क्वेश्चन जा रहे हैं। करंट क्वेश्चन कैसे जा रहे हैं, वन लाइनर, मतलब ये आपने एक सेंटेंस दिया, उस सेंटेंस में आपने कोई क्वेश्चन लिखा, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स कंट्रियों के नाम बताएं, ब्रिक्स कंट्रियों के नाम बताएं, और यहां पर 4 ऑप्शन आ गए, आपने टिक कर दिया। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चंस क्या ना पूरा एक पैराग्राफ लिखा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, ऐसे लिखा है, कौन सा इनमें से राइट है। और यहां पर आपके सामने 1 2 3 4 ऐसे करके लिख दिया। लिखने के बाद आपको ऑप्शन दे दिए ABCD। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, क्लियर है। तो आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इस लेवल को अगर आपको बढ़ाना है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मतलब को बहुत ज्यादा मेहनत करो, बट इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो PYQ के साथ जो आपका SC CGL प्रीलिम्स का पेपर होता है, अगर वो उसे आप ढंग से कर गए तो आप बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है पूरा पेपर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन से भरा है, वो 5 क्वेश्चन भरे हैं, ठीक है। और वो भी जो क्वेश्चन भरे हैं ना 5, वो GS सेक्शन में भरे हैं, ठीक है ना। सो प्लीज इस बात को समझो, आप लेवल वो बढ़ाते जा रहे हैं, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा बारीकी से काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, ठीक है। चलिए देखिए जरा, अब मैं इसको जब बोल रहा था कि PYQ से आते हैं, तो जरा देखो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा। स्क्रीनशॉट क्या कहता है, देखो सर मेरा एफकेट का लास्ट शिफ्ट में था, एफकेट का एग्जाम, और मैं आपके इंग्लिश वाले बैच से हूँ, ठीक है। और इंग्लिश में मैंने आपकी वोकैब पढ़ी थी, बिल्कुल छपी छपाई हुई आई। मैं शॉक था कि एफकेट PYQ से छपा छपाया आता है। तो भाई जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसको ना बहुत ध्यान सुनो। अब मैंने इसमें एक चीज और ऐड कर दी है कि आपको SC CGL के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो आप इस बात को मानो कि ये काम आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा, क्लियर है। अब आगे जरा देखो जरा, कई लोगों ने आजकल वीडियो बनाई है कि एफकेट का जो रिजल्ट था वो अनफेयर था, वी वांट आंसर की, हमें जवाब दो। PW ने भी कहा हमें जवाब दो,
क्योंकि कई बच्चों के जो मार्क्स आ रहे थे उनके अकॉर्डिंग 190, 180, किसी के 200 भी आ रहे थे, और वैसा नहीं हुआ। मेरे भी अगर आप स्टूडेंट के रिजल्ट देखोगे वो 142, 150 ऐसे मार्क्स ज्यादा आ रखे हैं। क्लियर है? अब जब ऐसे नंबर आ रखे हैं तो आपको ये बात समझना है कि यार हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो, क्योंकि जब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ही बात कह रहे हैं और हमारा ना एक बॉन्ड होता है स्टूडेंट से कि पता लग रहा होता है कि यार हाँ यार इस बंदे का तो यार हो जाएगा, या इस बंदे का काफी स्ट्रांग सेंस है, और उसमें सडनली ऐसा दिखता है कि यार कुछ गड़बड़ हुई है, तो हमें भी लगता है यार, बुरा लगता है। पर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते एकदम से। इन्होंने जो मुहिम स्टार्ट करी है, अगर आप इनके चैनल्स पे जाएं, जैसे ये है साहिल, ठीक है ना, साहिल कुमार का डिफेंस मीडिया है, यहाँ पर आप जाएं और इनसे अपनी बात रखें कि सर हमें भी अप्लाई करना है, तो आप जरूर करें, इनका साथ जरूर दें। मैं कहने का सेंस ये है। बट आप इस बात को समझो कि इन लोगों ने नोटिफिकेशन इस तरह से डिजाइन करी है कि आप इनकी बात चैलेंज नहीं कर सकते। यूपीएससी ने पता है क्या करा है? अगर मैं आपको यूपीएससी की बात बताऊं, यूपीएससी ने करा ये है कि एक बार पेपर हो गया, पेपर होने के एक साल बाद ये आंसर की देते हैं, और यूपीएससी की नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा हुआ है कि एक बार फाइनल मेरिट आ गई, एक बार फाइनल मेरिट आ गई, तो अगर क्वेश्चन पेपर में कोई गलती भी है तो वो कोई चेंज नहीं करेंगे, फाइनल मेरिट में, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे। आप देखो, ये हरामी आंसर की देते तब हैं जब फाइनल मेरिट रिलीज हो जाती है। तो जब फाइनल मेरिट रिलीज हो गई तब वो आंसर की दे रहे हैं, तो तुम उखाड़ क्या लोगे? तो इन्होंने जो कानून बनाए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं, इसमें आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। और इसमें जो मतलब जो चेंजेस होंगे, तो आप ये गांठ बांध के रखो कि आजकल में तो नहीं होने वाले, ये बात तो आप गांठ बांध दो। और अगर आजकल में नहीं होने वाले तो आपको मेहनत इनके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको ना इस पेपर पैटर्न को ही ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे जितने भी बच्चे थे जिनके 55 से लेके 68 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्टेड थे, ठीक है ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अटेम्प्टेड थे, उनका रिजल्ट नहीं आया, उनका रिजल्ट आया ही नहीं, उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, जबकि 68 बहुत अच्छे थे। पर जिस जिस बच्चे के 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्टेड थे, कितने, 70 प्लस, उन सबका नाम मैंने देखा है। उनमें से किसी की कंप्लेन ये नहीं है कि सर मेरा मार्क्स मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, उनकी कंप्लेन ये जरूर है कि उनके मार्क्स कम आए हैं, बट ये कभी कंप्लेन नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। सो अगर आप 70 प्लस ला सकते हो, 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट, तो आप अपना सिलेक्शन देखोगे। और 70 प्लस का मतलब पता है क्या होता है? 70 प्लस का मतलब होता है 210 मार्क्स। ये देखो, 210 मार्क्स। अब मैं आपको एग्जैक्टली वो पाथ बता रहा हूं कि आपको 210 मार्क्स लाने कैसे, ठीक है? जरा देखिए मेरी बात। अब एफकेट एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो एफकेट एग्जाम में बेसिकली 4 पेपर होते हैं, ठीक है? इसमें जो जीएस होता है, जीए या जीएस, इसे कहते हैं जनरल एबिलिटी या जनरल स्टडीज, ठीक है ना। इस पेपर की बात हम सबसे कम करेंगे, बाद में, कम क्या मतलब बाद में करेंगे, गलत बोल गया, बाद में करेंगे। पहले हमें इन 3 पेपर को समझना है बहुत अच्छे से। आपको शायद नहीं पता होगा, पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पेपर ज्यादातर बच्चे 100% करेक्ट करके आते हैं, और इसका कारण यही कि पेपर बहुत आसान आता है। और अगर पेपर आसान आ रहा है तो आप ये बात समझ लो कि इस पेपर को कोई भी बच्चा फाड़ सकता है। शर्त यह है कि उसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो, और रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी बच्चों की ठीक होती है, बस एक्यूरेसी का खेल ज्यादा होता है। नाउ अब अगर आपको यहां पर जीतना है, दोबारा बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जीतना है, तो आपको एग्जैक्टली सिलेबस पिन पॉइंट पता होना चाहिए। समझो मेरी बात। अगर आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट पता करना चाह रहे हो तो आपके पास पहले कट ऑफ की जानकारी हो। कट ऑफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वर्स्ट केस में 165 गया है, और सबसे लीस्ट गया है 126। इस बार का जो कट ऑफ आया है, अगर मैं गलत ध्यान नहीं कर रहा हूं, तो 135 या 139 आया, ऐसे ही आया है, ठीक है ना। तो ये यहां पर आया, देखो इस रेंज में फिर से आ गया, 2019 का आया था। नाउ ये कट ऑफ अगर वर्स्ट केस में, हमें मान के चलिए हमारी कट ऑफ वर्स्ट आएगी, वर्स्ट सबसे घटिया कट ऑफ हमारे टाइम पे ही आएगी, हमारी किस्मत फूटी हुई है, हमारे साथ ही सबसे ज्यादा गंदी कट ऑफ आती है, तो ये सारे कांड हमारे साथ होते हैं, हम वर्स्ट मान के चलेंगे। और उसमें भी हमें बात मान के चलनी है कि इसमें भी 20-30 नंबर ऊपर बढ़ा दो। जैसे 165 आई है, आप मान के चलो अपने दिमाग में कि कट ऑफ आएगी यार मेरी 30 नंबर और ऊपर, मतलब 195। 195 से ऊपर अगर नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इसमें और प्रिसाइजली बोलूं तो अगर आपके 210 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मतलब 70 क्वेश्चन आपने एग्जैक्टली ठीक नहीं किए, तो आपका सपना टूटेगा ही, गया मतलब 100% टूटेगा। नाउ अब आपको बात क्लियर हो गई है।
तो जब मैं एक बच्चे से बोल रहा हूं कि वो मैथ्स में और रीजनिंग में 100% करके आ रहा है, तो उसने कितने क्वेश्चन कर लिए? 45। उसके टोटल मार्क्स कितने बैठे? 135। तो उसकी अब जो फाइट बची है वो कितने नंबर की बची? वो बची 70 नंबर के आसपास। क्लियर है? और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखो, थोड़ा सा ध्यान दो मेरे को, मतलब अपना जो पूरा टेंशन अगर आप स्क्रीन पे लगाओ, तो आप एक बात नोटिस करोगे कि यार अब दो पेपर बचे हैं, इसमें दो सेक्शन बचे हैं, और उन दोनों का जो वेटेज है वो 90 प्लस 75 का है, और ये टोटल बैठता है 165, और आपको इसमें से सिर्फ 70 नंबर उठाने। तो इतना बड़ा खेल नहीं है ये, जितना बड़ा आप समझ रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ईमानदारी से मेहनत करो, ये हो जाएगा। नाउ इंग्लिश में जो एक अच्छा एस्पिरेंट होता है वो 20 से लेके 25 क्वेश्चन करके आता ही आता है। सही कह रहा हूं मैं, सही, करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट, विदाउट नेगेटिव मार्किंग 20 से 25 सही करके आता है। अगर वो 20 से 25 सही करके आ रहा है तो 20 का मतलब हो गया 60 नंबर, और 20 × 3 का मतलब हो गया 75 नंबर। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये हमारा जो टारगेट स्कोर था वो अचीव हो गया है, ठीक है ना, और 210 नंबर आ जाते हैं। तो अब सर जीए जीएस का क्या सीन होता है? देखो, जीए जीएस ना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट है पूरे पेपर का। क्यों चैलेंजिंग है? मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये आपका सिलेबस पूरा का पूरा। इस सिलेबस में आप जीएस वाला पार्ट देखो, ये वाला। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सिविक्स को हटा दो, चाहे एक ही बात है, सिविक्स। ये इसमें एक्चुअली सिविक्स से लिखना था, पॉलिटिकल करंट अफेयर लिखना था यहाँ पर, ठीक है। पॉलिटिकल करंट अफेयर अलग से, एनवायरमेंटल, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सब आता है। टोटल अगर आप काउंट करो तो आपके 11 टॉपिक होते हैं, पर हम इजी कैलकुलेशन के लिए 10 टॉपिक रखते हैं। अब टोटल आ रहे हैं 25 क्वेश्चन। कितने आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन। अगर मैं 25 से 10 को डिवाइड करूं तो ये आपको मिलेंगे 2.5। क्लियर है? तो हर सेक्शन से जो क्वेश्चन आने की संख्या होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है रैंडमली। देखो, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3 ऐसे आते हैं रैंडमली। तो कोई भी सेक्शन मैक्स टू मैक्स ऑन एवरेज 3 क्वेश्चन ही देता है। अब उसके लिए पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ना, पूरी पूरी ज्योग्राफी पढ़ना, पूरी पूरी पॉलिटी पढ़ना, पूरी पूरी साइंस पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी बच्चे के लिए। पूरा का पूरा मास्टर नहीं कर सकता वो। इसी चक्कर में आप ऑन एवरेज जो बच्चे का जीएस का स्कोर देखेंगे, जीएस का स्कोर देखेंगे, वो आप देखेंगे 10 या 12 क्वेश्चन। अगर 10 या 12 क्वेश्चन तक का आपने स्कोर लिया है, आपने उठा लिया है, ठीक है ना, तो आप ऑटोमेटिकली 10 × 3 30 मार्क्स का यहां पर आप एवरेज उठा रहे हैं। पर आप ये समझो, जीए जीएस आपका प्लान बी होना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, जीए जीएस आपका क्या होना चाहिए? प्लान बी। कि अगर मेरे यहां पर नंबर कम रह गए या यहां पर नंबर कम रह गए तो मैं यहां से नंबर उठाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इस बात को आप गांठ बांध लो, ये आपके लिए एकदम अमृत बात होनी चाहिए कि अगर आप ऐसे कर गए तो आपके मजे ही मजे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बात बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे आप में से YouTube पे मैराथन क्लास पे डिपेंड हो जाते हैं। ये गलती मत करें। अगर YouTube की मैराथन क्लासेस इतनी अच्छी हैं तो एक बात बताओ, जो बच्चे पूरे साल बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो बेवकूफ है। वो तो भैया बहुत बड़े बेवकूफ हैं, अकल ही नहीं है उनमें। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि YouTube से पूरी की पूरी मैराथन क्लास कर रहे हैं? ये गलत तरीका बेटा। आपको तो बुक्स खोलनी ही पड़ेंगी। अगर आप बुक्स खोले बिना कर रहे हो ना तो आपको दिक्कत आएगी। मेरे पास एक बच्चा आया, उसने ना मुझे, वो मतलब रोते रोते आया, उसका आखिरी टाइम बचा है अब शायद एफ कैट का, और वो मेरे पास आया, सर मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने सब कुछ किया, बट मेरा नहीं हो रहा। मैंने कहा बेटा क्या हो गया ऐसा, मतलब तूने क्या सोचती, क्या स्ट्रेटेजी? उसने कहा सर मैंने यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस देखी। अब मैं किसी भी क्रिएटर को या यूट्यूब पे एजुकेटर को गलत नहीं कह रहा, पर जरा मैराथन क्लासेस का मतलब समझो। मैराथन क्लास का मतलब ये होता है कि एक जो एजुकेटर है यूट्यूब पे, वो सब करा रहा है जो इंपॉर्टेंट है, पर वो एंटायर सिलेबस नहीं करा रहा। जब वो एंटायर सिलेबस नहीं करा रहा तो एक बच्चे के एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट आ भी सकता है और नहीं भी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप चेक कर लेना, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी मिल जाएंगी एफकेट स्टैटिक जीके क्वेश्चन, एफकेट स्टैटिक जीके क्वेश्चन। हर साल आते थे, हर साल आते थे। इस साल आए नहीं। 2024 में के पहले पेपर में, 2024 के सेकंड पेपर में, दोनों पेपर में आए नहीं। आपकी लग गई लंका, क्योंकि आपको तो हर कोई यही बता रहा है ना यूट्यूब पे कि वो आएगा आएगा आएगा।
और आपने सिर्फ उतना ही करा जितना उसने अपलोड किया। और कोई भी यूट्यूबर यार, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बात दिखाना चाहता हूँ कि यार जो एक स्ट्रैटेजी है वो अगर आप ढंग से प्लान करो तो आपका गोल अचीव हो सकता है। सेम वे वो जो एजुकेटर है यूट्यूब पे, वो भी आपको दिखा रहा है कि अगर तूने ये पढ़ लिया तो देख क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर मान लो एक क्वेश्चन भी आ गया, अगर मान लो एक क्वेश्चन भी आ गया, वो खुशी से बताएगा यूट्यूब से कि देखो मैंने पढ़ाया था और देखो क्वेश्चन आ गया। पर क्या उस एक क्वेश्चन के दम पर तुम्हारा निकल जाएगा एग्जाम? नहीं निकलेगा। बस सोचो तुमने पूरी पढ़ाई करी होती, ढंग से सब कुछ पढ़ा होता, उसको पढ़ने के बाद तुमने मैराथन क्लासेस की होती, तो वो एक क्वेश्चन एडिशनल एडवांटेज लगता। बात समझ में आ रही है? 100% मैराथन पे डिपेंड होना इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। बहुत बड़ी गलती है, प्लीज मत करो। आप सब खो दोगे लाइफ में, ठीक है ना? ओके, आगे चलते हैं जरा। अब यहां से हम जरा थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें अब आपके सामने आता है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास रिटन की तैयारी का फायदा क्या है, समझो मेरी बात। मान लो आपने रिटन एग्जाम निकाल लिया एंड विद द गुड मार्क्स ऑफ 210। इस बात की ये गारंटी नहीं देता है कि रिटन एग्जाम अगर आपने निकाल लिया है तो अगर आपने एसएसबी भी क्वालिफाई कर लिया, जिसका नाम एएफएसबी होता है यहाँ पर, एएफएसबी भी क्लियर क्वालिफाई कर लिया, तो आप 100% फाइनल मेरिट में आएंगे। अब फाइनल मेरिट क्या होती है? रिटन के मार्क्स प्लस एसएसबी के मार्क्स इज इक्वल्स टू फाइनल मेरिट। क्यों? क्योंकि एसएसबी का वेटेज होता है ज्यादा, अराउंड 60%, और रिटन का होता है 40%। सर ये आप प्रूफ कर सकते हो? प्रूफ में बेटा आपको कर सकता हूं, इफ यू जस्ट फाइल आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इससे आपको पता लग सकता है। मुझे तो पता इस तरह से लगा है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, सिलेक्शन जो होता है, तो एक बच्चा हमारे पास था जिसने 225 नंबर लेकर आया था एफकेट एग्जाम में। उसकी एसएसबी भी क्वालिफाई हो गई पर उसकी ज्वाइनिंग नहीं आई। वहीं एक बच्चा मेरे पास ऐसा था जिसके 155 नंबर थे, खाली 155, उसकी एसएसबी क्वालिफाई आ गई, उसकी ज्वाइनिंग आ गई। अब क्या उसमें कोई पार्शलिटी होती है, कोई जुगाड़ है? नहीं। इससे हमें, इस ट्रेंड से मुझे ये बात समझ में आई कि यहां पर एसएसबी का वेटेज ज्यादा है और रिटन का कम है, नंबर वन। इस बात को आपको गांठ बांधना है। तो हमें फाइनल कंक्लूजन हमारा ये बैठता है कि हमें एसएसबी के लिए बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करना है। हमारे अगर 210 225 नंबर भी बैठ रहे हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि हम फॉर श्योर एसएसबी निकालने के बाद ज्वाइन करेंगे। हमें एसएसबी की मेहनत अलग से करनी पड़ेगी। क्लियर है? और मैं एसएसबी के ऊपर बहुत वीडियो डालता हूँ। एक वीडियो है जो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप थोड़ी थोड़ी अगर अभी तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें आप करें। देखिए, अगर आप, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ से मेरे चैनल पे जाएंगे, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड पे, तो जाने के बाद आपको होम पेज पे एक वीडियो मिलेगी, बहुत प्यारी है। वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट